सभी को नमस्ते। रिसर्च का टॉपिक पढ़ते हुए हमें 2 दिन हो गए हैं और हमने बेसिक पढ़ा उसके बारे में और पॉजिटिज्म के बारे में पढ़ा। पोस्ट पॉजिटिज्म के बारे में इंट्रो लिया था, आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। और आज हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे, फंडामेंटल, अप्लाइड एंड डिस्क्रिप्टिव। इन 3 रिसर्च को हम थोड़ा डिटेल में आज हम जानेंगे। हर टॉपिक बहुत जरूरी है। फिर बता रहा हूँ मैं, नहीं कि सिर्फ एग्जाम के लिए बल्कि आप पीएचडी के लिए जाओगे वहां पर भी बहुत ज्यादा यूजफुल ये लेक्चर है आपके लिए। तो मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? ठीक है। तो मैं हल्का सा पॉजिटिज्म के बारे में बता देना चाहता हूँ दोबारा से आपको। 19th सेंचुरी में ये बनाया, किसने बनाया? अगस्त कॉम्टे ने बनाया। इसको फादर ऑफ पॉजिटिज्म कहा जाता है, अगस्त कॉम्टे को। इन्होंने एपिस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दिया था, यानी कि ज्ञान मीमांसा सबसे पहले इन्होंने बताया 19th सेंचुरी में। और इसका मतलब है स्टडी ऑफ नॉलेज, कि जो ज्ञान के बारे में अध्ययन करना। एपिस्टेमोलॉजी के 3 भाग है, थियोलॉजी, मेटाफिजिक्स एंड पॉजिटिज्म। थियोलॉजी में यानी कि जो हमारे धर्मों के अंदर जो चीज बताई गई है उन्हीं को एज इट इज फॉलो करना, वो थियोलॉजी है। मेटाफिजिक्स जिसके बारे में सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का प्रलय विनाश के बारे में बताया जाता है, जो नेचुरल लॉज के बारे में बताया जाता है, मेटाफिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। पॉजिटिज्म मतलब कि प्रत्यक्षवाद, यानी कि साइंस ऑन द बेसिक कंप्लीटली साइंस, कि जो चीज हम 5 सेंसेस से हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उन्हीं को ही हम मानेंगे। और जो हम 5 सेंसेस के द्वारा हम नहीं देखते हैं उनको हम नहीं मानेंगे। तो ये कंप्लीटली साइंस के बेस पे ऊपर है। 5 सेंसेस जो देखेंगे उसी को माना जाएगा। यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी के ऊपर वर्क करती है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि अगर कोई चीज सच प्रमाणित होगी वो हमेशा सच ही रहेगी। इसका मतलब ये है हर जगह पे सच रहेगी। इंडिया में प्रूव हो गया तो वो पाकिस्तान में भी प्रूफ होएगा, अमेरिका में भी प्रूफ होएगा, हर जगह पे नियम लगेगा। और जितनी भी थ्योरी होगी सभी को जांचा जा सकता है, सभी टेस्टिएबल होगी। और इंडक्टिव प्रोसेस होता है। इंडक्टिव होता है कि लो से हाई, नीचे स्पेसिफिक टू जनरल जाना, उसको इंडक्टिव बोलते हैं। ये इसका दृष्टिकोण रहता है। इसको हार्ड वर्क भी हम समझ सकते हैं कि इसमें मेनली ज्यादा अच्छे तरीके से गहन स्टडी की जाती है इसमें, इंडक्टिव। और इसमें फ्यूचर के बारे में भी, जैसे कि मौसम विज्ञान बोलते हैं कि आज बारिश आने वाली है, कल बारिश आ जाएगी, इस तरीके से भी घोषणाएं इसमें की जाती है। ये क्वांटिटेटिव आएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। क्वांटिटेटिव मेथड इसमें यूज किया जाता है, मतलब कि स्टेटिक्स मेथड, जिसको गिना जा सकता है। अब इसको, इसकी कमियां क्या है पॉजिटिज्म की? पॉजिटिज्म की कमियां ये है कि इन्होंने कह दिया कि मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, कोई टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ, पूजा जी रिसर्च कर रही है, भावना जी रिसर्च कर रही है। हम तीनों का अनुभव, एक्सपीरियंस अलग अलग है। अब तीनों का रिजल्ट भी अलग अलग आएगा। जरूरी नहीं है कि तीनों का ही सेम टॉपिक होने के बावजूद भी रिजल्ट अलग अलग होएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी टॉपिक को कोई और आपको पढ़ाए, सेम मेरे ही नोट से अगर आपको पढ़ाएंगे तो भी आपको वो अलग बताएगा, न कि मेरी कॉपी करेगा। तो जितने पर्सन होते हैं सबके अपनी विचारधारा, अपनी चिंतन क्षमता अलग अलग होती है। उसके आधार पे अपने आप ही डिफरेंशिएट उसके रिजल्ट्स में आ जाता है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसका। ये जो, क्योंकि इन्होंने कहा ना ऑब्जेक्टिव रियलिटी, की जो एक बार सच हो गया वो हर जगह हमेशा ही सच रहेगा, तो ये इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि वो बदलाव उसमें हो सकता है। और यहाँ पे क्या क्या तत्व मीमांसा, मतलब कि तत्व मीमांसा क्या, कि सृष्टि कब बनी, कैसे सृष्टि का विनाश होएगा, इसके बारे में भी कई नियमों को उल्लंघन कर देती है साइंस। आज हम डिटेल में अध्ययन करेंगे पोस्ट पॉजिटिविज्म का। इसको हिंदी में उत्तर प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं। 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, तो हम इसको 20 को मेन मानेंगे, यानी कि 19वीं शताब्दी में पॉजिटिविज्म की थ्योरी आई है और 20वीं शताब्दी में पोस्ट पॉजिटिविज्म की थ्योरी आई है। और पोस्ट पॉजिटिविज्म पॉजिटिव का अगेंस्ट नहीं है, उसमें इम्प्रूवमेंट करके लाई गई है, क्योंकि वो सिर्फ फैक्ट को मानती है, बिलीव्स को बिल्कुल नहीं मानती। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म बिलीव्स को भी मान्यता देती है।
फॉर एग्जाम्पल कि कई बार रिजल्ट ठीक नहीं आते हैं या टेस्टेबल नहीं होती हैं, लेकिन आदमी ठीक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई मरने वाला है, कोई किसी की हार्ट बीट रुक गया। अब साइंस बोली कि हार्ट बीट रुक गया तो आदमी की डेथ हो गई, लेकिन बहुत सारे योगी हो रहे हैं, उन्होंने 2-2 घंटे अपनी हार्ट बीट को रोका, अपनी सांस को रोका और फिर भी वो जी गए। तो साइंस फेल हो गई ना यहाँ पे। तो क्या है कि बिलीव्स, इंट्यूशन, स्पिरिचुअल एनर्जी, ये भी बहुत मायने रखती हैं। तो पोस्ट पॉजिटिव इसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है कि हाँ, ये बोलती है कि साफ साफ कि ये तो जितनी भी थ्योरी है कोई पूरी तरीके से सच नहीं हो सकती। और पोस्ट पॉजिटिव कहता है कि साइंस भी कंप्लीट 100% ट्रू नहीं है, उसके अंदर भी कुछ कमियां हैं। कोई एक थ्योरी आज आ गई है, आने वाले टाइम में कोई दूसरी थ्योरी आ जाएगी और उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जब तक अगली थ्योरी नहीं आई है तब तक पुरानी थ्योरी को मानेंगे। जब अगली थ्योरी उसके ऊपर ज्यादा साइंटिफिकली वर्क कर रही है, हम उसको मान लेंगे, पुरानी वाली को छोड़ देंगे। ऐसा होता ही है साइंस में, कितनी मैथमेटिक्स की थ्योरम्स में लगता है ये फॉर्मूला, साइंस की थ्योरम्स में लगता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी क्या होती है? वो हमारी मेटाफिजिक्स के ऊपर बेस्ड है। बिग बैंग थ्योरी ने बताया कि सृष्टि का निर्माण एक छोटी सी बॉल से हुआ है। ये छोटी सी बॉल में आपस में वहां पे फटी और पूरे संसार का निर्माण हो गया। ऐसे ही अंतरिक्ष, सूर्य, पृथ्वी, इस तरीके से पूरा संसार बन गया और इसी तरीके से संसार का नाश हो गया। बिग बैंग थ्योरी बोलती है ऐसा। बाद में उसको आने वाले टाइम में और साइंटिस्टों ने बोल दिया कि नहीं, ये कुछ गलती है इसमें, तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो यही है पोस्ट पॉजिटिज्म की थ्योरी। ये क्या करते हैं? इट इज ए हार्मोनेटिक टेक्निक्स, मतलब कि ये ह्यूमंस के ऊपर, इंट्यूशंस के ऊपर, बिलीव्स के ऊपर, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, इन चीजों को ये मान्यता देती है पोस्ट पॉजिटिव की थ्योरी। और ये एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, इनकी पूर्ण निश्चितता पर, क्वालिटी के ऊपर वर्क करती है। जबकि पॉजिटिज्म जो थ्योरी है वो क्वांटिटी के ऊपर वर्क करती है। क्वांटिटी जिसको गिना जा सके, क्वालिटी जिसको अनुभव किया जा सके। जो गुण है, जैसे कि ईमानदार होना, सच्चा आदमी, इसको गिना नहीं जा सकता। ये गुण है, इनको अनुभव किया जा सकता है। लेकिन कितने परसेंट स्कोरिंग किए हैं, 10th में कितने नंबर आए हैं, अच्छा 2 किलो चीनी है, 10 किलो चीनी है, इनको नापा जा सकता है। क्वालिटी है ये। जो क्वालिटी है वो पॉजिटिविज्म है, और जो सॉरी क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिविज्म है, और क्वालिटी है वो पोस्ट पॉजिटिविज्म है। इस चीज का आप ध्यान रखना। ये हमेशा ही संभावना की बात करती है, प्रोबेबिलिटी, कि आगे भी कुछ होगा। जो मैंने सर्च कर लिया ये फाइनल नहीं है। शायद जो जितना रिसर्च किया, कोई उतना ही तो करेगा जितने उसने सीखा है आज तक, जितना उसका एक्सपीरियंस रहा है। क्या पता आने वाले टाइम में दूसरा साइंटिस्ट आ जाए, उसे और बेहतर कुछ कर दे। इसलिए ये बोलती है कि कोई भी रिसर्च, कोई भी साइंटिफिक कोई थ्योरी अपने आप में कभी कंप्लीट नहीं होती, उसमें और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। इसलिए हमेशा प्रोबेबिलिटी की बात करती है, समाप्त नहीं हो जाती। जैसे पॉजिटिविज्म ने कहा कि आज ये थ्योरी हमने बना दिया, ये रिसर्च कर दिया, अब ये हजारों साल तक यही रहेगा। लेकिन पोस्ट पॉजिटिव कहता है नहीं, उसमें परिवर्तन, प्रोबेबिलिटी, उसमें संभावना है परिवर्तन की। ये दोनों के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस है। देखिए, पॉजिटिव जो है वो रियलिटी के ऊपर, रियलिटी को मानता है, और पोस्ट पॉजिटिव क्या है? क्रिटिकल रियलिटी को। परिवर्तन होता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, उसको पोस्ट पॉजिटिव मान्यता देता है। ये देखिए थोड़ा सा समझने का टॉपिक है, दिमाग लगाओगे तो समझ आएगा, नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ऐसा टॉपिक है ये आपका आज का। कार्ल पॉपर, ये एक साइंटिस्ट रहे हैं, कार्ल पॉपर नाम रहे। इन्होंने साइंटिफिक थ्योरी बताया कि जो साइंटिफिक थ्योरी है वो टेंटेटिव है, मतलब कि वो कभी पूर्ण रूप से सत्य नहीं हो सकती, उसमें कुछ कमियां होंगी। ये टेंटेटिव वर्ड याद रखना, पेपर में एक बार आया था ये वाली चीज कि साइंटिफिक थ्योरी इज डैश, आंसर आएगा टेंटेटिव, इस तरीके से। ये एक इन्होंने थ्योरी दिया, द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, 1934 में दिया।
और इसमें बताया गया क्या किया गया, मेथड ऑफ फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन का मेथड एक्सप्लेन किया गया। कब किया गया, 1934 में। किसने किया, कॉल पॉपर ने किया। और इसके अंदर क्या होता है, इसमें कहा कि हर थ्योरी, जो भी थ्योरी दी जा रही है, जो प्रिंसिपल दिए जा रहे हैं, सत्य मानी जाएगी। कब तक, जब तक उसे फॉल्स ना प्रूफ कर दिया जाए, जब तक उसको हम सच मानेंगे, अदरवाइज उसको सच नहीं मानेंगे। और बताया गया कि कोई भी ऐसी थ्योरी या कोई भी जो लॉ है, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल हो, मतलब कि हर जगह पे एप्लीकेबल होने वाला नहीं हो सकता। क्यों, अगर मैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बताऊं तो सबकी समय परिस्थिति, सबकी प्रकृति अलग अलग है, तो कैसे एक नियम हर हर एक के ऊपर लगाया जा सकता है। और अगर मैं नॉर्मली सामान्य रूप से बताऊं, अब इंडिया का टेम्परेचर नॉर्मल है, 6 की 6 ऋतुएं इंडिया में पाई जाती है। और इंडिया में देखो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब में अलग अलग सीजन होते हैं, टेम्परेचर सबका अलग अलग है। तो कैसे एक थ्योरी हर एक के ऊपर लगाई जा सकती है। हमने बोला कि सुबह 4 बजे उठो। अब नॉर्थ में तो 4 बजे उठ गए नॉर्मली, ठीक है, लेकिन साउथ में वो टाइम मैच करे या ना मैच करे, क्या पता। तो वहां पे ब्रह्म मुहूर्त अलग होगा, वहां का नया साल अलग होगा, है, सबका अलग अलग नियम होंगे। अब नए साल का मतलब क्या होता है, नया साल का मतलब होता है कि हर चीज नई होना। जैसे कि सामान्य रूप से हमारे मकर संक्रांति के दिन भारतीय नववर्ष माना जाता है, वो वास्तविक नववर्ष है, क्योंकि वो हर चीज को क्वालिटी को देख के बनाया है, न कि क्वांटिटी को देख के बनाया है। अब जो वेस्टर्न जो नववर्ष है, अंग्रेजों ने जो बना दिया, 1 जनवरी को ही नया साल होगा। क्या दिखाई दिया 1 जनवरी को, इतनी ज्यादा सर्दी पड़ी हुई है, नेचर में कुछ परिवर्तन दिखा, आपने उसको नया साल बोल दिया। नया साल तो उसको बोलेंगे ना जो हर चीज न्यू आए, न्यू एडमिशन, नए बच्चे, नई क्लास, नई फसल, हर चीज नई आई, उसी को तो नया साल बोलेंगे। लेकिन हमने क्वांटिटी को देखा और 1 जनवरी को ही फिक्स कर दिया कि यही न्यू न्यू ईयर होगा। तो वो पॉजिटिविज्म की थ्योरी है। अगर हम पोस्ट पॉजिटिविज्म की थ्योरी देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ, सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन हो गया, नई फसल बन गई, वातावरण में नया परिवर्तन हो गया, मौसम बदल गया। इस आधार पे हमने कहा कि मकर संक्रांति को नया वर्ष मानेंगे। तो ये हो गया पोस्ट पॉजिटिविज्म की थ्योरी। समझ पा रहे हो सभी। तो ये इसलिए एक थ्योरी पूरे संसार में नहीं मानी जा सकती, क्योंकि पूरे संसार की भौगोलिक दृष्टि, उसके वहां के लोगों का व्यक्तित्व भिन्न होता है, इसीलिए हर थ्योरी हर जगह पे नहीं लग सकती। फैक्ट और टेस्ट के अनुसार जो नॉलेज हुई है उसे सच नहीं कहा जा सकता। मतलब कि मानते हैं कि सच होता है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं होता, कि वो ही सच है वो नहीं मानेंगे हम। इस चीज में ध्यान रखेंगे कि वही हमेशा सत्य रहेगा, उसको नहीं माना जा सकता। क्योंकि एक तरीके से, इस तरीके से शॉर्टकट याद करो, पोस्ट पॉजिटिविज्म साइंस को नहीं मानती, सीधा सा थ्योरी है इसकी, साइंस के नियम्स का थोड़ा सा उल्लंघन करती है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है इसका, कि जो भी थ्योरी होगी उसके अंदर कमियां होंगी, पूर्ण सच थ्योरी कोई भी नहीं होगी। जब बहुत सारी थ्योरी मिल जाएंगी, मल्टी पर्सपेक्टिव, उसके बाद में जब एक नई थ्योरी आएगी, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बोलेंगे कि ये कुछ सही है, इसका निष्कर्ष कुछ होना चाहिए, वो सच के करीब पहुंच जाएगी। पूर्ण सच तो वो भी नहीं होगी, लेकिन जब ज्यादा लोगों की राय आएगी तो माना जाएगा कि हाँ यार, इतने ज्यादा लोग एक पक्ष में बात कर रहे हैं तो ये सच ही होगा, तो वो सच के करीब होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोस्ट पॉजिटिव शिफ्टेड द फोकस ऑफ रिसर्च फ्रॉम रियलिटी टू क्रिटिकल रियलिटी। वास्तविकता से जो दूसरी जो है नॉर्मल परसेप्शन, यानी कि जनरलाइजेशन कर सकता है, यानी कि कह रहा है कि जरूरी नहीं है रिसर्च करने वाला ने पीएचडी ही किया हो, नहीं, किसान भी रिसर्च कर सकता है, एक मजदूर भी रिसर्च कर सकता है, लेकिन
पॉजिटिज्म साइंस को मानती है तो बोलेगा कि नहीं, जिसने पीएचडी किया होगा हम तो उसी की रिसर्च मानेंगे, बाकियों की हम नहीं मानेंगे। लेकिन पोस्ट पॉजिटिज्म कहता है कि नहीं, हम तो गुणों को देखेंगे। किसान भी तो कोई खोज कर सकता है, मजदूर भी तो कोई अच्छी चीज बता सकता है, ड्राइवर भी तो कोई नया आविष्कार कर सकता है। तो ये क्रिटिकल रियलिटी की बात करता है, इन दोनों के अंदर ये अंतर है। आगे बताया कि द रिसर्च आउटकम्स, मतलब कि जो बाहर जो परिणाम आते हैं, नाइदर ऑब्जेक्टिव नोर अनक्वेश्चनेबल सर्टेन, मतलब कि इसको क्या है, पॉजिटिव जो है वो हमेशा ही क्वांटिटी की बात करती है। क्वांटिटी, क्यू एन से आप समझ जाइए, क्यू एन यानी कि जिसको गिना जा सके। और ये जो थ्योरी है, क्वांटिटी और क्वालिटी, एल और एन, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को मान्यता देती है, मेन क्वालिटी को मान्यता देती है। पोस्ट पॉजिटिज्म की थ्योरी, ये पेपर में एक बार पूछा भी गया था इस टाइप का, कि पॉजिटिज्म सिर्फ क्वांटिटी को मान्यता देती है और जो पोस्ट पॉजिटिज्म है दोनों को मान्यता देती है। अगर दोनों को ऑप्शन नहीं आता है तो क्वालिटी को आप लगाएंगे क्लिक यहाँ पे, इस चीज का आप ध्यान रखना। क्योंकि इम्पेरिकल कमेंट्स, इम्पेरिकल का मतलब होता है कि जो एक्सपीरियंस से जो सीखा जाए, और उसके साथ में इम्पेरिकल के साथ में लॉजिकल रीजनिंग, तर्क भी लगाए। पॉजिटिविज्म में हमने पढ़ा था ना कि वो सिर्फ इम्पेरिकल को मान्यता देती है, लेकिन इसमें इम्पेरिकल के साथ में लॉजिक्स भी देखा जाता है कि उसकी तर्क क्षमता भी होनी चाहिए। जो बात हमने प्रूफ कर दिया वो लॉजिकल भी प्रूफ होनी चाहिए, खाली एक्सपेरिमेंट बेस पे हम उसको सच नहीं मान सकते। तो यहाँ पे मैंने ट्रिक बनाई है, पोस्ट पॉजिटिव जो है इम्पेरिकल और लॉजिकल दोनों को मानता है, जबकि पॉजिटिज्म जो है ओनली इम्पेरिकल कमेंट्स को मान्यता देता है। यानी कि ये कह रहा है कि पोस्ट पॉजिटिव जो यानी कि हर एक को, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द थिंकिंग एंड द एक्ट्स, यानी कि जो हम कार्य कर रहे हैं और जो हम सोच रहे हैं, ऑफ साइंस एंड अवर डेली अफेयर्स, उनमें कोई अंतर नहीं है। सामान्य रूप से रहते हुए भी हम अनुसंधानों को कर सकते हैं और बिलीव्स यानी कि इंटुइशन के ऊपर, दया, प्रेम, करुणा, गुस्सा, इन चीजों को भी मान्यता ये देता है। साइंटिफिक मेथड्स में भी कमियां होती हैं, ऐसा कौन मानता है? पोस्ट पॉजिटिविज्म मानता है। ये क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को मान्यता देते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ये वाला अच्छे से याद कर लें। मुझे माइक खोल के बताइए, पॉजिटिविज्म किसको मान्यता देता है, क्वालिटी को या क्वांटिटी को? क्वांटिटी को। क्वांटिटी को। क्वांटिटी को। क्वांटिटी को। और पोस्ट पॉजिटिविज्म किसको मान्यता वो देता है? दोनों को देता है, दोनों को। क्वांटिटी और उसमें भी वो दोनों को सबसे मान्यता ज्यादा देता है। प्रेफरेंस देता है क्वालिटी को। वेरी गुड। क्वालिटी को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए पूजा जी। अब वो क्वालिटी पे वर्क करता है कि उसकी गुणवत्ता किस तरह की है। जैसे कि हमारा जो पॉजिटिविज्म है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी देखेगी, नंबर कितने संख्या है, कितने नंबर्स हैं, उन सारी चीजों का जिसका भी हम रिसर्च कर रहे हैं, थ्योरी बना रहे हैं। बट जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो क्वालिटी देखेगा कि उस चीज की गुणवत्ता कितने लेवल की है, कैसी है, तब वेरी उसको गुड, आगे वो लेके जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे कि किसी पर्सन के आगे 80% स्कोर आ गया एमए में है, और दूसरे पर्सन के आए हैं 70%, लेकिन 70% वाले को जॉब मिल जाती है और 80 वाले को नहीं मिलती, क्योंकि इंटरव्यू में नंबर नहीं देखते, इंटरव्यू में क्वालिटी देखते हैं। और फिर वो क्या कहेगा, मेरे तो इतने नंबर थे, जरूर उसने रिश्वत दिया होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। उसके अंदर क्वालिटी है, वो 60-70% का होकर भी उसका सिलेक्शन हो गया, और ये 80% होकर भी नहीं हुआ, क्योंकि ये इसने सिर्फ नंबर गेन किए हैं, वो योग्यता नहीं पाई। वो योग्यता, उसके नंबर कम थे लेकिन उसके अंदर योग्यता थी, इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया। और और प्रमुख बात यह कि इसमें हाइपोथेसिस लेते हैं
हाँ, प्योर साइंस के अंदर हाइपोथेसिस कोई जरूरी नहीं है। कोई मुझे हाइपोथेसिस को बताएगा क्या होता है? ये परिकल्पना होती है। हाइपोथेसिस परिकल्पना मतलब कि होती जैसे भी है। अगर हमें कुछ हाँ, रिसर्च करनी है, कुछ भी चीज करनी है, तो उसका हम एक मॉडल बना लेते हैं अपने दिमाग में कि इस तरह से हमें उसको पूरा करना है, इस तरह से हमें चीजें लेनी है। तो एक ना देखा जाए तो एक तरह की ये आपका रिसर्च डिजाइन होता है, एक तरह का जो आप अपने मन में या अपनी किसी भी चीज में सोचते हो, हाइपोथेसिस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी कि पहले से बना लेना एक काल्पनिक ढांचा, जैसे आपने अपने लाइफ के लिए बनाया होगा ना ढांचा। अभी सभी इस कैटेगरी में खड़े हैं, वो एमए के बाद में मैं क्या करूंगा, पीएचडी करूंगा, अच्छा। अच्छा उसके बाद क्या करूंगा, अच्छा मैं शादी करूंगा। अच्छा उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं जॉब करूंगा। अच्छा उसके बाद मैं घर लूंगा। उसके बाद मैं गाड़ी लूंगा। एक प्लानिंग आपकी भी बनती है ना, ये भी हाइपोथेसिस ही है। हाइपोथेसिस क्या होती है, जब हम पहले से थिंकिंग लेके चलते हैं तो एक हमें सहायता मिल जाती है, एक ट्रैक मिल जाता है चलने का, एक रास्ता मिल जाता है कि हमें इस रास्ते को फॉलो करना है। लेकिन प्योर साइंस में हाइपोथेसिस कोई जरूरी नहीं है। बिना हाइपोथेसिस के भी रिसर्च हो सकती है। लेकिन अगर हम हाइपोथेसिस के साथ रिसर्च करते हैं तो रिजल्ट कई गुना बेहतर आएगा, क्योंकि एक डायरेक्शन मिल गई हमें, एक पहले से गाइडेंस मिल गया कि हमें ये करना चाहिए। और बाद में हम क्या करेंगे, फिर मैचिंग भी करते हैं। एनालिसिस के बाद में हाइपोथेसिस मैचिंग की जाती है कि जो हमने स्टार्टिंग में 6 महीने पहले सोचा था रिसर्च से, क्या आज जो मेरा रिजल्ट आया, क्या दोनों बराबर है, क्या कमी है, या कम ज्यादा बढ़ा हुआ है रिजल्ट आया, कमी है। यानी कि फिर हमें पता चल जाता है कि हाँ देखो अभी ये कमियां रहेगी, पहले मैंने सोचा तो ये था कि 10 मिनट अनुलोम विलोम कराऊंगा और बीपी 160 था वो 140 आ जाएगा, लेकिन बीपी तो 160 से 150 आया। 10 मैंने तो ज्यादा सोच लिया, तो आगे कुछ और कमियां रहेगी तभी ऐसा कुछ हुआ। तो उन कमियों को दोबारा भी सुधारा जा सकता है। प्रोबेबिलिटी की बात होगी। प्रोबेबिलिटी इज किसके अंतर्गत आएगी, जल्दी बताएंगे, प्रोबेबिलिटी किस में आएगी, संभावना। पोस्ट पोस्ट पॉजिटिविज्म में। वेरी गुड, उसमें हमेशा प्रोबेबिलिटी की बात की जाती है। दोनों के अंदर डिफरेंस एक और मैं शॉर्टकट ट्रिक है ये आप लोगों के लिए, ये तो याद कर लेना, पेपर में सबसे ज्यादा इससे आता क्वेश्चन। पॉजिटिज्म क्वांटिटी, पोस्ट पॉजिटिज्म क्वालिटी। मेन क्वालिटी है, अगर यहाँ पे दोनों को भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। पॉजिटिज्म ऑब्जेक्टिव के ऊपर वर्क करती है, उद्देश्य के ऊपर, और ये सब्जेक्टिव के ऊपर वर्क करती है। ये साइंटिफिक सिर्फ साइंस को मानती है, ये ह्यूमनिस्टिक मतलब कि इंटुइशन, प्रेम, दया, करुणा, इनको भी मान्यता देती है। एक्सपेरिमेंटल, इसको सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, और ये इंटरप्रेटिविस्ट है। इंटरप्रेटिविस्ट है कि मतलब कि साइंटिस्ट अलग अलग हैं तो सबके अलग अलग रिजल्ट आएंगे, ये इस चीज को मान्यता देती है। जबकि पॉजिटिविज्म बोलते हैं कि कोई भी हो सबका रिजल्ट सेम ही आएगा, सबके एक्सपेरिमेंट सेम होंगे, ये ऐसा बोलती है। ये रियलिस्टिक को मानती है और ये क्रिटिकल रियलिस्टिक को मानती है। ये हो गया पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म की। तो यहाँ पे किसी का डाउट हो तो बताइए, नहीं तो फिर मैं अगला नया टॉपिक शुरू करता हूँ फिर। भैया हाइपोथेसिस के बारे में कुछ बोलूं क्या थोड़ा सा? जी बताइए। जी, हाइपोथेसिस एक मोस्ट पॉसिबल आंसर रहता है आपके क्वेश्चन के लिए। ये दो टाइप के रहते हैं हाइपोथेसिस, एक रिसर्च हाइपोथेसिस और एक नल हाइपोथेसिस। जैसे आपने वेरिएबल बताए थे कि हमारे टॉपिक में वेरिएबल रहते, तो हाइपोथेसिस इन दोनों में से दोनों का रिलेशन बताता है। तो रिसर्च हाइपोथेसिस रिलेशन पॉजिटिव में बताता है और नल हाइपोथेसिस रिलेशन नहीं बताता। इस तरह से मतलब अगर समझो कि हमारा रिसर्च है कि फॉर एग्जांपल कि त्रिकोणासन का मोटापे पे हो जो परिणाम होगा वो हम अगर चेक कर रहे हैं, तो इसमें एक मोटापा हो गया वेरिएबल और एक हो गया त्रिकोणासन, ये दो दो वेरिएबल हो गए। तो इसमें रिसर्च हाइपोथेसिस होगा कि त्रिकोणासन का मोटापे पे पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है कि मोटापा कम होता है, और नल हाइपोथेसिस रहेगा कि
मोटापा और त्रिकोणासन इन दोनों में कुछ भी संबंध नहीं है। तो ये हाइपोथेसिस मान के हम इसके आगे उसको सोच के रिसर्च करते हैं कि होगा या नहीं होगा, इसको सोच के हम उसके ठीक ऑब्जेक्टिव्स है, बनाते हैं। थैंक यू। इसको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा आपको स्वाति जी, अभी डिटेल में पढ़ाना है मुझे हाइपोथेसिस। अभी आ गया तो मैंने ऐसे ही खाली इंट्रो दिया था आपको, ठीक है। जी भैया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब मैं पढ़ाता हूँ आपको। टाइप्स ऑफ रिसर्च में हम एंट्री कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। ये मेनली स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होएगा, तो मैं भी पूछ लेता हूँ। अभी मुझे माइक खोल के बताना, ठीक है। मैसेज करना सभी जल्दी से। आप मुझे बताएंगे ऑन द बेसिक ऑफ लॉजिक कौन कौन से रिसर्च हैं, और मुझे कुंदन जी माइक खोल के बताएं। बाकी मैसेज करो। हाँ सर, हेलो। हाँ बताइए, ऑन द बेसिक ऑफ लॉजिक। इंडक्टिव और डिडक्टिव, इंडक्टिव और डिडक्टिव। ठीक है, वेरी गुड। माधवी शर्मा जी मुझे बताइए, उन जांच के आधार पे यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी कौन कौन से टाइप्स हैं रिसर्च के। माधवी जी नहीं बोलो। हाँ जी बोलो। जांच के अलावा अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड बताया था। हाँ बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे मयंक जी, ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम परिणाम के आधार पे बताइए। सर दो होते हैं, फंडामेंटल होता है एक, और एक अप्लाइड होता है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे, मैसेज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव उद्देश्य के आधार पे अनुसंधान का वर्गीकरण। मुझे बताएंगे संतोषी जी। जी भैया, डिस्क्रिप्टिव होता है और कोरिलेशन होता है और एक्सपेरिमेंट्री होता है और एक्सपेरिमेंटल होता है। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी भी होता है, ठीक है। अब मुझे बताएंगी पूजा मिश्रा जी, डिस्क्रिप्टिव में और कौन कौन से आते हैं। बाकी मैसेज करें, मैसेज बहुत कम आ रहे हैं, क्या बात है। डिस्क्रिप्टिव में और कौन कौन से रिसर्च आती है। हाँ सॉरी, मुझे याद नहीं है, सॉरी। पुष्पा मैं जी मुझे चीटिंग नहीं बताएं। करूंगी, मैसेज में दिख रहा है मुझे। पुष्पा जी बताएं। एक्सपोज फैक्टर, हिस्टोरिकल और वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। अब हम इनको आज हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ठीक है। ये आप इनको स्ट्रक्चर पढ़ लेना जी, क्योंकि नाम ही जब आपको याद नहीं होएगा तो अंदर क्या आपको पता चलेगा। तो इसलिए कम से कम नाम तो आपको पता हो इन चीजों का, क्योंकि नाम ही उलझ जाओगे पेपर में, नियमित ऐसे आएंगे सारा लगेगा एक जैसा है ये। तो अभी हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिक ऑफ आउटकम, मतलब कि परिणाम के आधार पे अनुसंधान के प्रकार। तो दो होते हैं, फंडामेंटल एंड अप्लाइड। फंडामेंटल क्या होती है, फंडामेंटल रिसर्च, इसको मौलिक अनुसंधान, मूलभूत अनुसंधान या विशुद्ध अनुसंधान भी कहते हैं। ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में कि फंडामेंटल रिसर्च को और क्या कहते हैं। तो बेसिक रिसर्च भी इसको कहते हैं और प्योर रिसर्च भी कहते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ था ए बेसिक रिसर्च, बी प्योर रिसर्च, सी ए और बी बोथ, और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर बताओ क्या आएगा। सी, ए और बी बोथ, बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च दोनों बोलते हैं किसको, फंडामेंटल को। और इसका सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या है, देखिए, अनुसंधान का वह वर्ग जिसका उद्देश्य मूलभूत नियमों अथवा सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। मतलब कि जो फर्स्ट टाइम रिसर्च किया जाए, जैसे न्यूटन ने रिसर्च किया सबसे पहले, ग्रेविटेशन के बारे में बताया गया, सॉरी आइंस्टाइन ने बताया, है ना। आइंस्टाइन ने क्या बताया, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में थ्योरी दिया कि देखा कि पेड़ ऊपर से नीचे गिर रहा हो, जो आइंस्टाइन ने एप्पल नहीं किया है था भैया। नीचे ही क्यों गिरता है ना, वो न्यूटन। नीचे ही न्यूटन क्यों ने किया गिरता था। है।
अच्छा ये उल्टा हो गया क्या मेरे से, पता नहीं यार, गलती हो गया शायद। हाँ नहीं चलो नहीं देख हाँ लेंगे एक थोड़ा बार गलती थोड़ा हो सा। गया। हाँ देख लेंगे, आप करेक्ट कर लेना आप इस चीज को, ठीक है। मतलब कि आप मेन इस चीज पे जाइए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि उन्होंने सबसे पहले क्या देखा, तो एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। उससे पहले तो किसी लोग ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया आज तक कभी, लेकिन उनके ध्यान गया और उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया। यानी कि उन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम रिसर्च किया ना, उसी को ही बोलते हैं फंडामेंटल रिसर्च। यानी कि जो सबसे पहली बार किया जाए। जैसे कि न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन पे रिसर्च किया, फर्स्ट लॉ दिया, सेकंड लॉ दिया, थर्ड लॉ दिया, कि क्या होता है कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ की एक में रिपल्स करता है, हमेशा ही कोई चीज स्थिर रहती है जब तक उसमें कोई रुकावट ना डाले। अगर कोई चीज मूवमेंट में कर रही है, अगर उसका कोई विरोधी नहीं आएगा तो मूवमेंट करती रहेगी हमेशा ही। तो ये न्यूटन के 3 लॉ अलग अलग बताए गए हैं। तो मतलब कि इन्होंने फर्स्ट टाइम बताया ना, तो इनकी रिसर्च, इन्होंने जो रिसर्च किया, इनको कहेंगे फंडामेंटल रिसर्च। अर्थात देखिए फिर से पढ़िए, अनुसंधान का वो वर्ग, यानी कि दैट टाइप ऑफ रिसर्च जिसका उद्देश्य मूलभूत नियमों को, मतलब कि जो फर्स्ट टाइम जो प्राइमरी जो रूल्स को बनाए, जो प्रिंसिपल्स को प्रतिपादन बनाता है, उसको ही फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। और दूसरी बात, ये जो रिसर्च है मात्र ज्ञान, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है ये वाली लाइन, यह रिसर्च मात्र ज्ञान बढ़ाने के लिए की जाती है। मतलब कि क्वेश्चन सीधा पूछा, ऐसी रिसर्च बताओ जो सिर्फ ज्ञान के लिए की जाती है, तो उसका आंसर आएगा फंडामेंटल रिसर्च। कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी चीज को प्रूव या अनप्रूव करें। जैसे हमने भी रिसर्च किया, हम रिसर्च कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रभाव हाई बीपी के ऊपर, हाइपरटेंशन के ऊपर, ठीक है। उसमें तो हम एक चीज प्रूव कर रहे हैं ना, प्रूफ क्या करेंगे कि हाँ अनुलोम विलोम से हाइपरटेंशन पे कंट्रोल किया जा सकता है, तो प्रूफ होगी ना। तो ये फंडामेंटल में नहीं आएगी, फंडामेंटल में आएगी, कोई जरूरी नहीं है कि प्रूफ करने के लिए ही हम करें, बिना प्रूफ अनप्रूव के लिए भी हम कोई रिसर्च कर सकते हैं। यानी कि इसमें प्रूफ यस भी हो सकता है और अनप्रूव भी हो सकता है। मेन है ज्ञान के लिए, ज्ञान के ऊपर इसमें फोकस किया जाता है, उसको ही फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। यानी कि इसमें इसकी अपनी जिज्ञासा होगी, अपनी क्यूरियोसिटी होगी, अपनी डिजायर होगी, उसको बढ़ाने के लिए ये रिसर्च की जा सकती है। और ये भी पेपर में आ चुका है, एक क्वेश्चन मैंने देखा था, ये मे और मे नॉट हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम। यानी कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कि उसको व्यवहार में वो लगे या ना लगे, कोई जरूरी नहीं है, एकेडमी के ऊपर वर्क करती है। जबकि जो दूसरी रिसर्च है अप्लाइड रिसर्च, उसको व्यवहारिक अनुसंधान कहते हैं, वो सिर्फ प्रैक्टिकल के ऊपर ही वर्क करती है, उसी को ही अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। लेकिन फंडामेंटल का कोई जरूरी नहीं है कि कोई उससे प्रॉब्लम सोल्व होगी या नहीं होगी, वो सिर्फ नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए की जाती है। फंडामेंटल स्टडीज आर यूजुअली एप्लीकेशन इन वाइड, ये भी ध्यान रखेंगे, वाइड रेंज, यानी कि बहुत बड़े ज्यादा मात्रा में उसका फायदा मिलने वाला है। जैसे कि ग्रेविटेशनल के ऊपर जो रिसर्च हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में न्यूटन लॉ बनाए गए, पूरी दुनिया उसका बेनिफिट उठा रही है ना, तो इसकी मतलब कि इसका फायदा, इसकी रेंज बहुत ज्यादा है फंडामेंटल की। और इसमें टाइम की भी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट ऑफ टाइम। ये थी फंडामेंटल तो रिसर्च। भैया जो तो भैया जो स्पेस के अंदर जितनी जी, भी रिसर्च हो रही है वो सब फंडामेंटल के अंदर आएंगी। स्पेस के अंदर हाँ, जो स्पेस के अंदर जो फर्स्ट टाइम अलग जो अलग चीज हो रही हो रहे हैं है, सर। देखिए जो फर्स्ट जैसे टाइम कि आप होगा, मून के ऊपर पानी की खोज करी थी, वो सब चीजें तो वो सब फंडामेंटल के अंदर आ जाएंगी, क्योंकि उनका वैसे तो कोई वो नहीं है, लेकिन एक नॉलेज के लिए ये वो सब चीजें भी देखा जाए तो। मून के ऊपर पानी का हम्म। नहीं, वो उसमें आएगी, एक्सप्लोरेटरी में आएगी। एक्सप्लोरेटरी होता है कि खोजात्मक, खोज करना किसी चीज को, है न कि बनाना। बना थोड़ी रहे हैं पानी को, है नया पानी थोड़ी बना रहे हैं। पानी तो होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, समझ रहे हो।
खोज ही तो मतलब कर सर रहे हैं, वो बना नहीं रहे हैं कुछ भी। मतलब सर जो फंडामेंटल है अपना, इसको कई जगह हम अप्लाई भी कर सकते हैं, और जो बता रहे वो हैं अलग है, अप्लाई कर दिया तो अप्लाइड हो जाएगा, अप्लाई करते ही अप्लाइड रिसर्च बन जाएगी। देखिए अभी हम जो पढ़ेंगे ना, देखिए अप्लाइड रिसर्च बन जाएगी। अप्लाइड यानी कि व्यवहारिक, फंडामेंटल को ही जब अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए उसी को ही अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। जैसे हमने न्यूटन लॉ पढ़ा, वो खाली पढ़ा गया, अब उसको हमने जीवन दिया। अब जहां तक वो बुक के अंदर था वो फंडामेंटल था, अब उस लॉ को हमने अपने जीवन में लगा दिया। हमने धनुष का निर्माण कर दिया कि कैसे एक तीर दूसरी जगह पे जाता है, कैसे बॉल उछलती है, कैसे क्रिकेट खेला जाता है, उसको हमने जीवन में लगा दिया। सोकर कैसे काम करते हैं, तो वो अप्लाइड हो गया। स्प्रिंग का पढ़ा हमने, इसकी स्प्रिंग में फोर्स नीचे लगाएंगे तो न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है कि कोई चीज को जब हम एक तरफ फोर्स लगाएंगे उसका रिवर्स एंड अपोजिशन फोर्स भी लगेगा, तो तभी स्प्रिंग वापस उठ के आता है अपनी जगह से। रबड़ को खींचेंगे और छोड़ते ही रबड़ वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। रिवर्स एंड अपोजिट फोर्स, दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब उसको हमने, वो तो खाली पढ़ लिया, अब हमने इस लॉ का फायदा उठाते हुए धनुष बना दिया। धनुष का हमें जीवन में बेनिफिट मिल रहा है। शोकर बना दिया, टायर बना दिया, टायर के अंदर एयर भरी हुई है जिसकी वजह से हमारी गाड़ी अच्छे से मूव कर रही है। यानी कि उसको जीवन में लगा देना, अप्लाई कर देना, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। और खाली ज्ञान के लिए करना, दैट इज फंडामेंटल रिसर्च। क्लियर हुआ आपको? जी भैया। ऐसे अनुसंधान, ओके बता दिया करो मुझे, ठीक है। अच्छी बात है, डाउट आ रहे हैं आपके मन में, आने भी चाहिए, इसका मतलब आप अच्छे से सुन रहे हो, मुझे दिमाग खोल के सुन रहे हो। देखिए ऐसे अनुसंधान है जिसका उद्देश्य है फंडामेंटल रिसर्च से प्राप्त सिद्धांतों का प्रयोग, मतलब कि पहले जो किया, पहले जो प्रिंसिपल मिले और उसको अपने व्यवहार में लगा दिया और अपनी समस्या का समाधान कर दिया, उसको हम क्या कहते हैं? अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा आप सभी को, इतना बता दिया। अब पर्पज ऑफ अप्लाइड रिसर्च, इसका ये पेपर में आ चुका है, यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया सेम पेपर में, यही क्वेश्चन। और इसमें आप ये फार्मूला याद रखना, फाइंडिंग ए प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये रहा इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग। जहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग शब्द आ जाए समझ जाओ अप्लाइड रिसर्च होगा। और इसमें एक और गिनते हम, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च भी इसी के अंतर्गत आएगी, वो मैंने अभी लिखा नहीं है, मैं बाद में इसको अलग से बड़ा रूप में एक्सप्लेन करूंगा। ACTION, ये तो कई बार आ चुका है हमारे यूजीसी के पेपर में, व्हाट इज एक्शन रिसर्च। तो जहां पे इमीडिएट प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एक्शन रिसर्च वाला। एक्शन रिसर्च अप्लाइड के अंतर्गत ही मानी जाती है। तो आप दोनों का आप समझिए, इन दोनों को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम यूज करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया है। देखिए किसी कंपनी के सामान की बिक्री, यानी कि वो सेल कर रहे हैं कोई सामान, पिछले वर्ष से कम हुई, मतलब कि अब उनका प्रॉफिट कम हुआ उनको। अब वो उनकी मीटिंग हुई, HR की मीटिंग हुई, भैया क्यों कम हुआ, उसके बारे में सर्च करो, भैया क्या हो गया, क्वालिटी खराब होगी क्या, सामान कम आ रहा है, या बीच में डीलर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छे से छानबीन करना और जो प्रॉब्लम आएगी उसका सॉल्यूशन निकालना, अप्लाई करना उस प्रॉब्लम को हटा देना, उस रूल्स को अच्छे से लगाना ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो अच्छा होए, तो इसको अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। और ये भी याद रखना, ये भी पूछा गया था, एक क्वेश्चन मैंने देखा था इसका, यह रिसर्च अधिकतर सोशल साइंस में, कि सोशल साइंस में कौन सी रिसर्च लगती है, ऐसे क्वेश्चन आया था, तो उसमें आएगा सीधा सा अप्लाइड रिसर्च। हाँ अप्लाइड रिसर्च,
ठीक है। सोशल साइंस के टॉपिक्स कौन से? आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, एटसेट्रा, ये जो टॉपिक्स हैं ये सोशल साइंस के टॉपिक्स हैं। इसमें टाइम की बाउंडेशन होती है, जबकि फंडामेंटल में कोई बाउंडेशन नहीं होती। देखिए उसी एग्जाम्पल को मैंने खोल के लिख दिया थोड़ा सा, ये उसी एग्जाम्पल को, कि पहले तो कंपनी को चलाने के लिए रूल्स बनाए गए कि ये रूल्स होंगे, एम्प्लॉयज को इतनी सैलरी मिलेगी, एम्प्लॉयज का टाइम 9 से 5 रहेगा, है आधे घंटे का उनको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, लंच के लिए छुट्टी दी जाएगी, महीने में 1 दिन की 2 दिन की छुट्टी दी जाएगी, साल में 15 दिन की छुट्टी दी जाएगी। रूल्स बना दिए। जो फर्स्ट टाइम रूल्स बने उसको फंडामेंटल रिसर्च के अंतर्गत मानेंगे, और बाद में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो उसमें चेंज किए गए उन एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, उसको अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। जैसे अभी किया जा रहा है कोरोना के दौरान, चेंज किया ना, पहले तो सभी के रूल्स थे, सबको ऑफिस में आना कंपलसरी है, अब वो रूल्स बदल दिए ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कि आप वर्क ऑफ होम का घर से काम करो भी आप, है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च के बीच में अंतर क्या है? फंडामेंटल हम करते हैं ओनली फॉर नॉलेज, और इसका करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग ध्यान रखेंगे इसका, है किसी समस्या का समाधान करने के लिए करते हैं अप्लाइड। इसमें कोई डिस्कवरी भी हो सकती है। शुरुआत में मैंने आपको समझाने के दृष्टिकोण से बताया था, लेकिन फंडामेंटल में हो सकती है क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई चीज होती है। लेकिन मान लेते हैं कि 15-20 रिसर्च हैं, सिर्फ फंडामेंटल ही है जो डिस्कवरी के ऊपर थोड़ा सा वर्क करती है, लेकिन इसके अलावा जो 14 बाकी रह गई वो नहीं करती है। इसीलिए एक सामान्य सा नियम कह दिया गया कि डिस्कवरी और रिसर्च दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि एक ही रिसर्च वर्क कर रही है ना, बाकी तो नहीं करती खोज के ऊपर, डिस्कवरी के ऊपर। इसलिए रिसर्च और डिस्कवरी को दोनों अलग अलग देखा जाता है, दोनों चीजों को, उसमें इनोवेशन और एप्लीकेशन को मान्यता दी जाती है। ये एकेडमिक है, मतलब कि शैक्षणिक है, ज्ञान के आधार पे है, ये चीजें विस्तारित रूप से समझाई जाएंगी और इसको अप्लाई किया जाएगा उन रूल्स को। यानी कि इसने तो कहा यम नियम का पालन करो, अष्टांग योग का पालन करो, क्रिया योग का पालन करो, आपको सिद्धि मिल जाएगी, आपके क्लेशों का तनुकरण हो जाएगा और समाधि की अवस्था आ जाएगी। ये तो हुआ फंडामेंटल रिसर्च जो हमारे महर्षि पतंजलि जी लिख के चले गए, उन्होंने पहली बार लिख के चले गए, दैट इज फंडामेंटल रिसर्च। अब भाई आगे यहाँ पे, अब जल्दी मुझे बताओ क्रिया योग के योगी कौन है? आपने जीवन परिचय पढ़ा है, क्रिया योग के ऊपर सबसे ज्यादा किसने वर्क योगानंद किया बताइए? लाहिड़ी महाशय ना? वेरी गुड, श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाशय जी ने, उनके गुरु बाबा जी रहे रानी बाबा खेत जी में, जहाँ पे हमारे रोहित जी का निवास है, वहां पे उनको ज्ञान मिला, क्रिया योग के साधक रहे। यानी कि यहाँ पे तो महर्षि पतंजलि ने तो बताया कि क्रिया योगों से क्लेशों का तनुकरण होगा, समाधि अवस्था मिलेगी, लेकिन उन्होंने अप्लाई कर दिया। आओ भैया मैं तो कराता हूँ, बोलूंगा नहीं, मैं तो आपको करके दिखाऊंगा, आपका एक्चुअल में कर दूंगा क्लेश कम, यानी कि प्रैक्टिकली यूज कर दिया उन्होंने इस फॉर्मूले को। ये है अप्लाइड। समझ पा रहे हो? मैं आपके एग्जाम्पल की दृष्टि से बता रहा हूँ, नहीं तो समझ नहीं आएंगी बड़ी बड़ी बातें, छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझो आप। एक्सटेंसिव इन नेचर मतलब कि बहुत ब्रॉडली बताया जाएगा और इसके अंदर गहन। इंटेंसिव इन नेचर, इनको अप्लाई करके किया जाएगा जीवन के अंदर, समय परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन इसमें किया भी जा सकता है। ठीक है, ये इनके अंदर मेन डिफरेंस हो गया फंडामेंटल और अप्लाइड। तो टाइम काफी हो गया, कराना तो था मुझे, लेकिन अभी मैं नहीं उठाऊंगा अगला टॉपिक। तो कल हमें रिवीजन नहीं कराऊंगा, कल मैं डायरेक्ट ही यहाँ से पढ़ाना शुरू करूंगा। आप लोग आगे का नोट्स मैंने भेज दिया है, आप इसको अपने आप से थोड़ा पढ़ लेना, जिससे आपको जल्दी चीजें समझ आएंगी, मेरा टाइम कम बचेगा। ठीक है जी।
तो अभी तक जो मैंने आज पढ़ाया उसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? तो अभी बता दीजिए अगर कोई समस्या हो। ठीक है, ओके। तो मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे? कोई बात नहीं, याद कर लेना पूजा जी, हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है, आप देते नहीं हो टाइम, दोगे तो हो भी जाएगा। चलिए, मेरा आज का क्वेश्चन है पहला, आप मुझे बताएंगे कि जो फर्स्ट टाइम जो कोई चीज इन्वेंट की जाती है उसको कौन से रिसर्च कहेंगे? और मुझे नीरज जी बताएं माइक खोल के। फंडामेंटल रिसर्च होती है भैया वो। वेरी गुड, फंडामेंटल जो रिसर्च सेकंड होती जो है। जिसमें जो नियम नियम होते हैं उनमें जो चेंज किया जाता है तो उसे अप्लाइड बोलते हैं फंडामेंटल की बात। चेंज नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा, उसको कौन बताएगा? इसको इम्प्रूव करके जल्दी बताओ। उसमें क्या होता है कोई कि भी? जैसे इस फंडामेंटल के अंदर हमने कोई भी नियम बनाया और लेकिन जब उसको अप्लाई करते हैं, उसको लाइफ में उतारते हैं अपने जीवन में, तो वो आपका अप्लाइड में चला जाता है। वेरी गुड, वो फंडामेंटल्स हो में गया रूल्स नहीं को अप्लाई। अप्लाई बनाए में जाते हैं कि उसमें किसी भी नए रूल्स को क्रिएट करते हैं। करने के बाद भी फंडामेंटल कभी का अपने को कुछ एडवांस दिक्कत प्रॉब्लम हो अप्लाइड में होगा ना सर? तो अपन चेंज कर सकते हैं ना उसमें अप्लाइड में, उसकी बात कर रहा था। हाँ, वो बाद में इम्प्रूवमेंट चेंज हो भी सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन मेन वहां पे अप्लाई करना। हम ये मान के चलते हैं कि जो रूल्स बने हैं वो करेक्ट ही हैं, ये मान के चलते हैं हम। हाँ, लेकिन अगर हमें संतोषी जी आप कुछ अचानक, कह रहे थे? हाँ, लेकिन सर अगर हमें अचानक से उसमें चेंजेस करना पड़े या कुछ भी चीज करना पड़े, तो वो तो अप्लाइड से फिर एक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी ना। एक्शन, एक्शन रिसर्च, ये क्वेश्चन एक बार पेपर में आया था। एक्शन रिसर्च की परिस्थिति के अनुसार उसमें जो बदलाव किया जाता है। एक्शन रिसर्च क्या है? देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके सिखाता हूँ। आप लोग मेरी क्लास हो, ठीक है, मेरे सामने 20 बच्चे बैठे हुए हैं और मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रहा हूँ। अब मैंने कहा ठीक है भैया, ग्रुप्स बना दो, ठीक है, गर्ल्स अलग बॉयज अलग, पढ़ो, अपने आप में प्रैक्टिस करो, आपस में डिस्कस करो, इंग्लिश में बातें करो। तो खाली गर्ल्स गर्ल्स, खाली बॉयज बॉयज बैठ रहे हैं, अब उनका ग्रुप्स बन रहा है। और फिर मैंने देखा यार ये तो थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया क्लास में, नहीं, गर्ल्स बॉयज जो जो दोस्त हैं आपस में, जरूरी नहीं कि खाली गर्ल्स ही दोस्त होंगे, बॉयज गर्ल्स ये भी दोस्त हो सकते हैं। फिर मैंने कहा कि नहीं, अपने अपने दोस्तों को आप खुद सिलेक्ट कर लो और दो दो तीन तीन का जोड़ा बना लो। अब कई गर्ल्स बॉयज का एक एक का जोड़ा बन गया और अब मैंने कहा कि अब आप प्रैक्टिस करो, अब रिजल्ट और बेहतर आएगा। यानी कि समय परिस्थितियों के अनुसार उनमें जो बदलाव ले आना, चेंज ले आना, जिससे हमें रिजल्ट बेहतर से बेहतर आए, इसको एक्शन रिजल्ट कहते हैं, एक्शन रिसर्च कहते हैं। ठीक है, समझ आया? ये हो गया जी, ठीक है। मैं कुछ ज्यादा ही गहराई में चला गया और टॉपिक मेरा कुछ भी नहीं करा पाया आज मैं आपको, लेकिन आपको इतना समझ आ गया वो अच्छी बात है। चलिए, मैं ज्यादा क्वेश्चन और नहीं पूछूंगा, तो यहीं पे मैं कक्षा का समापन करता हूँ। किसी को कुछ पूछना